आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी में लोकल गवर्नमेंट्स की। किसकी? लोकल गवर्नमेंट्स की। मैंने तुम्हें पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ाया था, तब तुम्हें बताया था कि ये लोकल गवर्नमेंट्स यानी पंचायतें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों की जो बात है वो कहाँ की गई है? पार्ट 9 में। ठीक है ना। तो जो पंचायतों का कॉन्सेप्ट है, जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ तब जो पंचायतों का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि 1992 में गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आती है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक और अमेंडमेंट आती है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन दो अमेंडमेंट से जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है बकायदा एक पार्ट को ऐड करके। तभी ये जो पहला अमेंडमेंट हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा पंचायत का एक पार्ट ऐड किया गया। किस नाम से? पार्ट 9 से। ठीक है ना। जो पार्ट 9 था वो किसके लिए ऐड किया गया? पंचायतों के लिए। फिर जो अगला अमेंडमेंट हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसमें म्युनिसिपैलिटी जो होती है यानी कि जो शहरों की लोकल गवर्नमेंट्स होंगी उनको कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता दे दी, उसके लिए एक और पार्ट जोड़ा, पार्ट 9A। पार्ट 9 के अंदर ही दो सब क्लॉज जुड़े, 9A और 9B। ठीक है ना। पार्ट 9 था पंचायतों का, पार्ट 9A था किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए, और पार्ट 9B था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ये जो अमेंडमेंट है कौन सा था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है ना। लेकिन 1992 के जो अमेंडमेंट है हमारे 73rd और 74th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे ही क्वेश्चन जनरली बनता है। ये पूछा जाता है कि जो पंचायत का प्रोविजन है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, या म्युनिसिपैलिटी का जो प्रोविजन है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, या फिर पूरा पूछ लिया जाता है कि वो कौन से पार्ट में है, जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस पार्ट में है। तो ओवरऑल उसका आंसर होगा पार्ट 9, क्योंकि बाकी के दोनों जो सब क्लॉज हैं वो 9th के ही हैं, 9A और 9B। क्लियर है इतनी बात? अब लोकल गवर्नमेंट्स दो कैटेगरी होती है उसमें, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट में 3 लेवल होते हैं, ऐसी अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी 3 लेवल्स पर ये चलती हैं। पहले हम बात करेंगे रूरल की। रूरल में सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट पर एक होती है जिसको हम बोलते हैं जिला पंचायत। क्या बोलते हैं? जिला पंचायत। उसको जिला परिषद भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। फिर उसके बाद जिले को कई सारे ब्लॉक्स में बांटा जाता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट को कई सारे ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है अलग अलग। जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमारा मतलब तहसीलों में, हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो तहसील्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से ब्लॉक्स में भी बांटा जाता है। तो हर ब्लॉक एक पंचायत होती है, उसे बोलते हैं ब्लॉक पंचायत। कहीं कहीं पर उसे पंचायत समिति भी कहा जाता है। क्लियर है? फिर तीसरा लेवल होता है बिल्कुल गांव के लेवल पर, जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। कभी कभी कोई एक गांव है तो काफी बड़ा है तो वो एक ही ग्राम पंचायत होगी, या अगर छोटे छोटे 2-3 गांव हैं तो उन्हें मिला के पूरी एक ग्राम पंचायत होती है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? तो ये तो होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट का 3 लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत या जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, और बिल्कुल विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। क्लियर? अब अर्बन की बात करें तो अर्बन में सबसे लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब नहीं होता कुछ भी, पूरे शहर के लिए एक ही होती है, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन जो हो जाता है वो हो जाता है शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से। किस हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा होती है वो आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। वहां पर जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी वो किस नाम से जानी जाएगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर स्टेट्स में उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है वो क्या हुई है, किस नाम से जाना जाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। जो ऐसे शहर होंगे जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, ठीक है ना, 20 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में, वहां पर होती है म्युनिसिपैलिटी। क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी। और उससे भी लो लेवल, जैसे अब हमने अपने मथुरा का भी एग्जांपल लिया था तो उसमें मैंने बताया था, जैसे अभी छाता तहसील है, महावन तहसील है, तो ये तहसील होने के साथ साथ क्या है, नगर पंचायत भी है। ठीक है ना। मतलब कई सारे गांव को मिला के ब्लॉक, जैसे मैं बोल रहा था ना रूरल लेवल पे ब्लॉक होता है, ऐसे ही शहर को, कुछ शहर में ऐसे टाउन होते हैं, एक होता है गांव, एक होता है शहर। शहर और गांव के बीच में एक और स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं टाउन, कस्बा, जो ना तो प्रॉपर विलेज होता है ना प्रॉपर शहर होता है। तो ऐसी जो प्लेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, या कभी कभी 1 लाख से कम भी होती है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है?
अब इसमें हम इंडिविजुअली सबको पढ़ेंगे, जिला पंचायत के बारे में और सबके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अभी तक आपने पढ़ लिया रूरल लोकल गवर्नमेंट्स क्या होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, 3 लेवल पे होती है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत को हम जिला परिषद भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत को पंचायत समिति भी बोलते हैं। अब जो जिला पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, जो उसका हेड होता है, जो उसका प्रमुख होता है, वो क्या कहलाता है? उसे जिला प्रमुख भी कहा जाता है, उसे जो पंचायत है उसका अध्यक्ष भी कहा जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है ना। और जिला प्रमुख भी कहा जाता है। अब आते हैं ब्लॉक पंचायत पे या पंचायत समिति पे, उसके हेड को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख। क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख। फिर आती है बात ग्राम पंचायत की, तो जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो किस नाम से? प्रधान के नाम से जाना जाता है। होता है ना गाँव में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। गांव का एक प्रधान होता है। तो अगर कोई एक बहुत बड़ा गांव है तो वो सिर्फ उसी गांव के जितने भी लोग हैं, उस गांव के जितने भी लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में शामिल है, वो सभी उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यानी इससे पता चलता बच्चे नहीं होते, 18 साल से कम उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। उस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं जो लिस्ट 18 साल से ऊपर है तो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा। जितने भी गांव के सदस्य क्या कहते हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम उनका रजिस्टर्ड है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, ग्राम पंचायत मेंबर, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कहलाता है प्रधान या सरपंच, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में प्रधान के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा ब्लॉक पंचायत के हेड को ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको उसी नाम से जाना जाता है। यानी ब्लॉक पंचायत का मेंबर तो मेंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत का मेंबर तो मेंबर ऑफ जिला पंचायत। क्लियर? इनके इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे होते हैं, ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूँ। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए अब हम बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के कैटेगराइजेशन की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और हमारा क्या कहते हैं जो नगर पंचायत है उसकी बात करेंगे। क्लियर? अब बात करेंगे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में अलग अलग कैटेगराइजेशन की। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मैंने तुम्हें बताया था, ऐसी सिटीज, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज्यादा होती है, ऐसी जगहों पर क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। हिंदी में उसे किस नाम से जानते हैं? नगर निगम, ठीक है। तो इस नगर निगम का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? मेयर। हिंदी में किस नाम से? महापौर। इसमें कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है, अलग से कोई नेम नहीं है। जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, नगर पंचायत अध्यक्ष को नगर पंचायत अध्यक्ष ही बोलेंगे। तुम कहने के लिए इंग्लिश में भी क्या बोल सकते हो? चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत। क्लियर है? ठीक है ना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की हम बात कर रहे थे, 20 लाख से ज्यादा आबादी होती है, जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है, हिंदी में महापौर। जो इसके मेंबर होते हैं कहलाते हैं मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक्चुअल में उनको क्या बोला जाता है? पार्षद। क्या बोला जाता है? पार्षद। जो तुम देखते हो मथुरा में जो कहलाते हैं पार्षद कहलाते हैं, ठीक है ना। मथुरा की जो आबादी है 20 लाख से ज्यादा है, एक समय पर नहीं थी, तब म्युनिसिपैलिटी थी हमारे यहाँ, क्या था? नगर पालिका थी। अभी कुछ 2017 में बना है मथुरा नगर निगम, ठीक है ना। फिर बात आती है म्युनिसिपैलिटी की, जिसे हम नगर पालिका बोलते हैं, जिसके हेड को चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में किस नाम से जानते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है ना। और जो उसके मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी बोल देते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है ना हिंदी में? सभासद। क्या कहा जाता है? सभासद। तुम देखिए मथुरा में पहले सभासद होते थे, अब पार्षद होते हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पहले म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है ना। नगर पंचायत जो होते हैं सीधा सीधा जो हेड होता है नगर पंचायत अध्यक्ष, और जो सदस्य होते हैं नगर पंचायत सदस्य। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या काम हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे अप्रोच किया गया इसको, मतलब अमेंडमेंट्स हुए, पंचायतों का प्रोविजन, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो या रूरल लोकल गवर्नमेंट, दोनों की जो प्रोसेस रही वो किस तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश किया गया, उसकी जो पूरी प्रोसेस थी, कौन सी कमिटीज बनी, ठीक है ना, और क्या क्या गवर्नमेंट के सजेशन मिले, उसको देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट्स का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, यानी जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत इंडिया में कहाँ से होती है, और किस तरीके से वो लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी पोजीशन, उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है ना, क्या उसकी पोजीशन रहती है। तो सबसे पहली नगर निगम, पहला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट की लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत देखने को मिलती है इंडिया में 1687 में,
जो मद्रास है वहां पर पहली नगर निगम बनाई जाती है। उसके बाद इंडिया में वायसरॉय आता है 1879 में, लॉर्ड रिपन। कौन आता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एक कानून बनाता है, उस कानून से वो लोकल लेवल पर 2 लेवल की गवर्नमेंट बनाता है, 2 स्ट्रक्चर या 2 स्तरों की। क्या होती है वो? एक जिला बोर्ड, एक तालुका बोर्ड। अब इसे तुम उस समय की सरकार कह लो, मतलब ये बोर्ड जो बनाए उसमें एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे एक बोर्ड होगा, और फिर उस जिले को, जैसे हमने भी ब्लॉक की बात करी थी, तो ब्लॉक्स में बांटा जाता है, उसी तरीके से उसको ब्लॉक्स में बांटा जाता था। उन लोग क्या कहा जाता था? तालुका। क्या कहा जाता था? तालुका। तो वो जो तालुका पूरे डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम बोल रहे हैं जिला, उसके लिए एक बोर्ड, जिला बोर्ड। फिर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को कई सारे अलग अलग तालुकाओं में बांटा गया, उसके लिए अलग, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग बोर्ड है। वो क्या है? तालुका बोर्ड, हर तालुका के लिए। क्लियर है इतनी बात? ये कानून बनाकर उसने किया था लॉर्ड रिपन ने। इसी वजह से उसको इंडियन हिस्ट्री में किस नाम से और जाना जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़े। तो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया और लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 जो क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल 40 में ये बात लिखी गई थी कि हमारे देश की जो सरकारें होंगी, यानी कि जो राज्य होगा, वो पंचायतों के गठन करने का प्रयास करेगा। यानी ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों का गठन करे, यानी पंचायतों का फॉर्मेशन करे, और उनके टाइम टू टाइम इंटरवल पे इलेक्शंस भी कराए जाएं। ठीक है ना? लेकिन बस इतनी बात छोड़ दी गई डीपीएसपी में। अब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि डीपीएसपी में जो बातें लिखी होती हैं वो सरकार के लिए बाउंड नहीं होती हैं। अगर सरकार का मन कर रहा है, वो चाहती है, उसकी आइडियोलॉजी फिट बैठ रही है, तो वो उसमें से कोई भी चीज को उठाकर उस पर लॉ बनाएगी। उसे लगता है उसके हिसाब से जरूरी नहीं है तो वो नहीं बनाएगी। पहले के समय में जो सरकारें थी वो अपने ऊपर और ज्यादा बाउंडेशन और ज्यादा प्रेशर नहीं चाहती थी, इसलिए वो पंचायतों के रेगुलर लेवल पे ना इलेक्शन कराती थी, और ना ही उनको कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता देने के लिए उन्होंने कोई कोशिश ज्यादा करी। ठीक है ना? वो नहीं चाहते थे एक और स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर वहां पैसे का भी डिवाइडेशन होगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है ना? फंड भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट को। बट एक्चुअली में ये थी और उसके उल्टा डिफरेंट फायदा देने वाली थी, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट के कामों को किसे सौंप दिया? लोकल गवर्नमेंट्स को। अब लोकल लेवल पे तुम देखते हो, सिटी लेवल पे जो नाले, नाली, साफ सफाई, सैनिटेशन, इसकी जो समस्या है वो कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट देखती है। गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, और यहाँ पर शहरों में क्या देखती है? जो भी है, जैसे हमारा नगर निगम है तो नगर निगम देखती है यहाँ पर शहर की जो साफ सफाई, जो जिम्मा है, बीमारी वगैरह कोई डिसीज ना फैले, ये सब किसकी होती है? लोकल गवर्नमेंट्स की। तो ये हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी में ये बात कही गई कि ये सरकारों के लिए बाउंड नहीं थी। शुरुआत में सरकारों ने सबने अपनी अपनी मर्जी से, कोई इलेक्शन करा रहा है तो नहीं करा रहा है, एक बार करा दिए फिर 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यानी रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे, और जो गवर्नमेंट होती थी उसका इंटरफेयर ज्यादा होता था। ठीक है ना? उतनी फ्रीडम भी नहीं थी, क्योंकि सारा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। अगर वो लोकल गवर्नमेंट बनाते भी हैं तो पावर्स के नाम पर सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी, सारा कंट्रोल। ठीक है ना? तो इसीलिए आगे चलकर काफी सारी इसका जो प्रोसेस रहा, अभी मैं आगे बताऊंगा। उसमें कमेटीज बनी, उन कमेटीज को बनने के बाद उन कमेटीज के सजेशंस मिले गवर्नमेंट को, तब लास्ट में जाकर क्या कहते हैं 1992 में ये 2 अमेंडमेंट हुए थे, 73rd और 74th, और इन दोनों अमेंडमेंट से अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट दोनों को जोड़ा गया। ठीक है ना? पार्ट 9 पंचायत का जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट से, और 9th 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया म्यूनिसिपैलिटीज के लिए या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। क्लियर है इतनी बात? अभी मैंने तुम्हें बताया डीपीएसपी तुम पढ़ भी चुके हो, आर्टिकल 36 to 51। डीपीएसपी हमारा टॉपिक हो चुका है, मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल 36 से 51 होता है। इसी में आर्टिकल 40 जो है वो क्या बात करता है कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। वो कहता है कि जो सरकारें हैं, जो राज्य है, वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। उन्होंने कहा गया उसका मन होगा तो करेगी, बाउंड नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह। फंडामेंटल राइट्स तो बाउंड है कि अगर हमें मिले हुए हैं तो वो लागू है, उन्हें लागू करना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ बाउंड नहीं होती गवर्नमेंट, ये बात थी। अब इससे आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने विलेज लेवल पर, भाई विलेज लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की जो समस्या है उसको अलग तरीके से सुलझाने के लिए भी क्या कोशिशें करी। ठीक है ना? तो उसके लिए 2 प्रोग्राम शुरू किए थे गवर्नमेंट ने।
एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। गांव के लिए सरकार के द्वारा, यानी विलेज लेवल पर विलेजों को डेवलप करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए, जिसमें से दो ये थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हम हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बोलते हैं, जो 1952 में आया। उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जैसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोलते हैं, जो 1953 में आया। ये दोनों ही प्रोग्राम जो थे वो गांव के डेवलपमेंट, विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए लाए गए थे, लेकिन दोनों ही पूरी तरीके से फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। और जब फेल हो गए तो क्या किया जाए? सरकार ने इसके लिए कमिटीज बनाई। क्या बनाई? कमिटीज। उन कमिटीज में एक एक करके, मतलब हर कुछ 5 साल 10 साल के गैप में लगातार सरकार कमिटीज बनवाती रही, और उन कमिटीज की एंड में 1992 में जाकर के उन कम्युनिटीज की सिफारिश के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही गवर्नमेंट ने वो दोनों अमेंडमेंट किए, 73 और 74, और उनसे जो पंचायत या लोकल गवर्नमेंट्स का जो प्रोविजन था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दे दिया। ठीक है ना? जो अभी तक केवल इतनी बात थी कि केवल पंचायतों का गठन हो आर्टिकल 40 में, उसे अब प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया कि पंचायतों का फॉर्मेशन होगा, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन, कैसे इलेक्शन होगा, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। ठीक है ना? तो किस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, उन सभी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे कमिटीज के बारे में कि कौन कौन सी कमिटीज बनी जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स के लिए या फिर पंचायती राज के लिए या रूरल लोकल गवर्नमेंट्स के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी। क्लियर? चलिए।